तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव विज्ञान जो हम कल पढ़े थे उसको आज 2 से 5 मिनट के अंदर सारा का सारा जो होता है हम रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है हम आगे का क्लास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया था कि कल जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो हमने बताया था जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारी यानी कि जितने भी सजीव होते हैं जिनमें श्वसन करने की क्षमता, प्रजनन करने की क्षमता, खाना बनाने की क्षमता, उत्सर्जन करने की क्षमता, वृद्धि करने की क्षमता होती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। और सजीवों का ही अध्ययन हमें क्या कहलाता है? सजीवों का ही अध्ययन जो होता है जो विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो हमने परिभाषा क्या बताया था? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जो विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद हमने बताया था कि जो जीव विज्ञान है 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है? 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। ठीक, 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला हमने बताया था कि बायोस, और दूसरा क्या बताए थे हम? लॉजी का मतलब होता है लोगोस। लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगोस। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। यानी कि जब भी हम लाइफ की क्या करें? स्टडी करें, तो वो क्या कहलाती है? तो बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। जब भी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमने बताया था कि बायोलॉजी को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का। किसका प्रयोग किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसने? 2 साइंटिस्ट थे। हमने बताया था एक थे लेमार्क और दूसरा कौन था? ट्रेवी रेनस। कौन थे? ट्रेवी रेनस। ठीक, ट्रेवी रेनस यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जो कौन थे? लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस नामक साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमने बताया था कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने बताया था कि जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है जंतु विज्ञान। पहला क्या है? जंतु विज्ञान है। दूसरा वनस्पति विज्ञान है। ठीक, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक, और तीसरे नंबर पर आता है सूक्ष्म विज्ञान। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है सूक्ष्म विज्ञान। ठीक, तो ये सारी चीजें हम कल पढ़े थे। उसके बाद हमने इसका थोड़ा थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और सूक्ष्म विज्ञान यानी कि जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हम इसमें जाने थे कि इनके जनक कौन कौन से हैं। तो हमने बताया था कि वनस्पति जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु हैं। ठीक, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद हमने बताया था कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक है। कौन है? एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक है। हमने बताया था कि सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है क्या है? एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉक जी है। ठीक, इतनी सारी चीजें बताई गई थी। और क्या बताया गया था? हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। बायोस यानी कि लाइफ, लॉजिक मतलब यानी कि लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जब भी हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसको हम 3 भागों में बांटे थे, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान जिनमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, और सूक्ष्म विज्ञान यानी कि जिनमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। तो हमने कल इतना सारा चीज पढ़े थे। ठीक, और ये सारा चीज जो लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो सन 1802 ईस्वी में। ठीक, यानी कि जीव विज्ञान का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस नामक साइंटिस्ट जो थे, वो कब किए थे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में किए थे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेल।
तो फ्रेंड्स चलते हैं, पढ़ते हैं सेल, यानी कि सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। ठीक, तो जो कोशिका है ये होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा कि कोशिका होती क्या है। तो जो कोशिका है ये क्या है? कोशिका जो है सजीवों की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो कोशिका की परिभाषा हम लिखेंगे क्या? एक कोशिका की जो परिभाषा होती है, सजीवों की वह छोटी इकाई जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं उपस्थित होती हैं। जीवन की सारी क्रियाएं उपस्थित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कोशिका कहलाती हैं। और करके लिख सकते हो, यानी कि और करके कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या लिख सकते हैं हम? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ये याद रखना, जो ये कोशिका है ये सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है, ना कि अंग। ये क्या है? एक यूनिट है। ठीक, और इसके बाद आता है कि जो सेल होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो सेल होता है उसका अध्ययन हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन जो होता है, अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब हमने आया इसका परिभाषा जाना कि सजीवों कोशिका जो होती है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब चलिए समझते हैं कि कोशिका को क्यों कहा गया कि ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि जो जंतु सेल होती है, कौन सेल? जंतु सेल। ठीक, यानी कि जंतु कोशिका जो होती है वो आकार में कैसा होती है? वो आकार में गोलाकार होती है। कैसे होती है? गोलाकार के होती है, या गोलाकार की होती है। और जो प्लांट सेल होती है वो कैसे होते हैं? चौकोर आकार की होती है। ये पादप सेल है। क्या है ये? पादप सेल। ठीक, ये क्या है? पादप सेल। अब चलिए जानते हैं कि कोशिका को सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे जंतु सेल के बारे में। तो चलिए समझते हैं जंतु सेल क्या है। जंतु सेल का परिभाषा वही होगा, चाहे पादप सेल हो या फिर जंतु सेल हो। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि इसे इकाई क्यों कहा गया। जैसे एग्जांपल में समझिए, किसी घर को घर क्यों कब कहा जाता है? जब एक कमरे में किचन हो जाए, बाथरूम हो जाए, ठीक, सारी चीजें, बेडरूम हो जाए, सारी चीजें उपस्थित हो जाए तो उसे हम घर कहते हैं। ठीक, उसी तरह से कोशिका को हम इकाई कब कहेंगे? कोशिका को इकाई हम कब कहेंगे? जब इसमें सारी क्रियाएं उपस्थित हों। जैसे हमने पहली परिभाषा क्या लिखवाई है? सजीवों की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें क्या होती है? जीवन की सारी क्रियाएं उपस्थित होती हैं, वो कोशिका कहलाती है। और ये क्या होती है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं, तो तभी तो इसको क्या कहा गया है? सजीवों की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। तो चलिए समझते हैं इसे छोटी इकाई क्यों कहा गया। देखो, सबसे पहले आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जो कि ऊर्जा बनाने का काम करता है। उसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम, जो टूटे फूटे ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है, बनाने का काम करती है। वैक्यूल आ जाता है, जो पानी को स्टोर करने का काम करती है। गोल्जी बॉडी आ जाती है, जो ऊर्जा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक, ई आर आ जाता है, जो क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? प्रोटीन और फैट का निर्माण करता है। उसके बाद जो होता है न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया यहां कर दे रहे हैं, और बीच में आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस आ जाता है जो सारे भागों को क्या कंट्रोल करके रखता है। और लास्ट में क्या आ जाता है? लाइसोसोम, जो क्या करता है? किसी भी ऑर्गन को काम ना करने पर उसको पनिश करता है।
ठीक, तो हम समझेंगे कि इकाई क्यों कहा गया। अब देखिए इकाई क्यों कहा गया। न्यूक्लियस जो है, केंद्रक, क्या है, केंद्रक, ये क्या करता है, ये ऑर्डर का काम करता है। क्या करता है, ऑर्डर देने का काम करता है। यानी कि ये क्या है, कोई चीज किसी को ऑर्डर देता है तो उसे एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो केंद्रक है ये क्या है, सेल के अंदर का सबसे बड़ा भाग है, सेल के अंदर का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि चलिए समझते हैं इकाई क्यों कहा गया। हमने बताया कि न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो क्या है, पूरे सेल का क्या है, ब्रेन है। और यही न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा भाग है किसका, पूरे सेल का। ठीक, ये सेल करता क्या है, न्यूक्लियस करता क्या है, ठीक, न्यूक्लियस ऑर्डर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस ऑर्डर दे रहा है तो सीधी सी बात है, कोई चीज किसी को ऑर्डर देता है यानी कि ब्रेन काम करता है। जैसे 90% बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक, उसी तरह से देखिए जैसे पूरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑर्डर कौन दे रहा है, केंद्रक दे रहा है ना, केंद्रक दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और एक चीज, ये ब्रेन का सेल का सबसे बड़ा वाला भाग जो होता है वो कौन होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया यहां समझते हैं, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्लूकोज बनाने का काम करती है, यानी कि ऊर्जा बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है, ऊर्जा बनाने का काम करती है। और पूछा जाता है कि कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, एक ऊर्जा बनाता है, तो 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाती है, यानी कि एक ऊर्जा बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है क्या करना, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है क्या बनाना, ऊर्जा बनाना है। क्या होता है, ऊर्जा बनाना। ठीक, क्या होता है, ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, ऊर्जा बनाना। अब देखो चलते हैं फिर से एक बार। न्यूक्लियस हमने कहा कि सबसे बड़ा ब्रेन है, क्या है, सेल का सबसे बड़ा ब्रेन है जो सबको कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस जो है माइटोकॉन्ड्रिया से कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको खाना बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाना है, तो क्या करता है, ये ऊर्जा बनाता है। ठीक, अब जिस तरह से हमने कहा कि एक घर कब होता है, जब उसमें किचन हो जाए, जब उसमें किचन हो जाए, बेडरूम हो जाए, बाथरूम हो जाए, तब हम उस घर को घर कहेंगे, ठीक है, उस रूम को घर कहेंगे। उसी तरह से किसी यूनिट किसी सेल को हम इकाई कब कहेंगे, जब जीवन की सारी क्रियाएं उसमें प्रेजेंट होंगी, उपस्थित होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, इकाई कहेंगे। ठीक, तो न्यूक्लियस जो है ऑर्डर दे रहा है सबको, इसलिए ब्रेन हुआ। अब न्यूक्लियस ऑर्डर दिया किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाना है, ऊर्जा बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर दिया, ऊर्जा बना दिया। जिस तरह से घर में मम्मी हुई या दीदी जो भी खाना बनाती है वो करती क्या है, खाना बनाने के बाद सबको, भैया को, पापा को, दादी दादा जो भी होते हैं घर में सभी मेंबर को क्या देती, खाना परोसती हैं। यानी कि यदि ऊर्जा बन गया है, यदि क्या बन गया है, यदि ऊर्जा बन गया है, खाना बन गया है, तो कोई ना कोई तो चाहिए कि उसको ले जाके सबको क्या कर दे, वितरण करे। ठीक, वितरण करें कि सबको दे खाना खाने के लिए। ठीक, उसी का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक, यानी कि जो गोल्जी बॉडी होता है ऊर्जा को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। यानी कि जिन भी ऑर्गन को, जिन भी भाग को क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो वो तुरंत कौन लेके जाता है, गोल्जी बॉडी उस ऊर्जा को लेके जाता है। यानी कि ऊर्जा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऊर्जा ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब जिस तरह से घर में खाना बना, यानी कि जैसे उसी तरह से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना, ऊर्जा बना। घर में खाना सब लेके जाते हैं, परोसते हैं, उसी तरह से इसमें गोल्जी बॉडी गया जो खाना परोसा। अब खाना परोसने के बाद पानी तो चाहिए होता है। ठीक, उसी तरह से इसमें जो होता है पानी, पानी को स्टोर कौन करता है, पानी को स्टोर करेगा रसधानी, जिसे कहते हैं हम क्या, ये नहीं, ये तो लाइसोसोम है। वैक्यूल, क्या होता है, वैक्यूल, क्या, वैक्यूल, ये रसधानी है जो पानी को स्टोर रखने का काम करती है, पानी को स्टोर करने का काम करती है। यानी कि पानी को कौन स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, वैक्यूल। ठीक,
वैक्यूल क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन हुआ गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक, और क्या हुआ, स्टोर किया गया वैक्यूल के द्वारा, ठीक। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं समझते हैं सेंट्रोसोम पे, ठीक। जैसे अब घर में होता है, ठीक, किसी को चोट लगी तो घर पे कोई ना कोई होता है जो क्या करता है, उनको बैंडेज करता है, पट्टी वगैरह लगाता है, ठीक। उसी तरह से इसमें एक भाग होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, जिसे हिंदी में तारक काय कहते हैं। तो सेंट्रोसोम सेल का एक ऐसा भाग है जो किसी भी टूटे फूटे ऑर्गन को बनाने का काम करता है, रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारा वैक्यूल यहाँ से क्या हो गया, वैक्यूल क्या कर दिया गया, यहाँ से मान लीजिए वैक्यूल हमारा नष्ट हो गया, किसी भी तरह से वैक्यूल हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो कोई ना कोई तो चाहिए, वैक्यूल क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। तो कोई ना कोई तो चाहिए पानी को स्टोर करने वाला। तो ये सेंट्रोसोम हम जो बता रहे हैं कि क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है, फिर पुनः निर्माण करता है। यही सेंट्रोसोम फिर से क्या बना देता है, नया वैक्यूल बना देता है, ठीक। टूटे फूटे स्किन को भी जोड़ने का काम क्या करता है, सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का जो होता है काम क्या होता है कि किसी भी आर्गन, टूटे फूटे आर्गन को जोड़ने का काम करता है, ठीक। अब हम यहाँ पे समझ लिए, वैक्यूल समझ लिए, सेंट्रोसोम समझ लिए। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, टूटे फूटे आर्गन को जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, या फिर कह सकते हैं हम हिंदी में पुनः निर्माण का काम करता है। क्या करता है, पुनः निर्माण का काम करता है, ठीक। क्या करता है, पुनः निर्माण का काम करता है। अब क्या बचता है, अभी बच रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये दोनों बच रहे हैं, ठीक। तो हमने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा बनाता है, याद रखना ये है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम जानेंगे किसके बारे में। अब यहाँ पे देख लियो, देख लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो काम क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम होता है। क्या काम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम होता है। अब वो दो काम कौन से होते हैं, चलिए वो समझते हैं। देखो इसमें न्यूक्लियस करता है क्या है, न्यूक्लियस दो ऑर्डर देता है, किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कहता है आपको प्रोटीन बनाने के साथ साथ क्या बनाना है, फैट बनाना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा स्ट्रक्चर बना के समझेंगे ER का, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये समझ लो क्या है, ये ER है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कितना काम मिला, इसको दो काम मिला है। क्या क्या काम मिला है, पहला बोला गया कि आप प्रोटीन बनाओ। क्या बोला गया, बोला गया कि आप क्या बनाओ, आप प्रोटीन बनाओ। और दूसरा क्या बोला गया कि आप फैट बनाओ, ठीक। अब ये क्या करेगा, जैसे आपको डबल काम मिल जाते तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी से सहायता लेने के लिए एक लोगों को बुलाते हो, तो किसी को बुलाता नहीं बल्कि क्या करता है, खुद को दो भागों में बांट लेता है। क्या करता है, खुद को दो भागों में बांट लेता है, एक को स्मूथ में और एक को रफ में। ये क्या करता है, एक भाग को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बांट लेता है और दूसरे को किस में बांट लेता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बांट लेता है। अब जैसे समझिए इसको काम मिला प्रोटीन बनाने का और फैट बनाने का, ठीक। तो प्रोटीन कैसे बनता है आज यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये करता क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब चिकना, तो चिकने पदार्थ का निर्माण करेगा। तो फैट क्या होता है, फैट यानी कि चर्बी, चिकना पदार्थ है। तो चिकना पदार्थ यानी कि फैट क्या है, चर्बी है। तो उस चिकने पदार्थ यानी कि चर्बी को कौन बनाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। देखिए तो रफ इंडोप्लाज्मिक इसे क्यों कहा गया, जब ये बांट रहा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसमें एक चीज इसने इन्वॉल्व कर लिया अपने में। इसने किसको इन्वॉल्व कर लिया, ये छोटे छोटे जो रवे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये जो है ये है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम है जो क्या करने का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी कि जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को दो भागों में बांटा, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम की वजह से इसका ये वाला भाग क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
ठीक। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक। तो जो ये राइबोसोम पाया जाता है, ये राइबोसोम किसका निर्माण कर देता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका निर्माण कर देता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट का। ठीक। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण कर देता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक। अब लास्ट में आते हैं, हमारा क्या बचा है? अभी हमारा बचा है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है हम उसको समझेंगे। ठीक। तो लाइसोसोम जो होता है उसका काम चलिए समझते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम देखिए करता क्या है। जैसे कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, ठीक, कोई भी ऑर्गन क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई उसको सुधारने के लिए चाहिए ही। तो ये लाइसोसोम उसी को सुधारने का काम करता है। जैसे न्यूक्लियस ने क्या किया, किसी भी ऑर्गन को कहा आपको ये काम करना है, ठीक। उस टाइम पे क्या हुआ कि कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए वैक्यूल को कहा गया कि आप पानी को स्टोर करो, तो ये जो लाइसोसोम है वो क्या करेगा? ये न्यूक्लियस काम दिया वैक्यूल को, आपको पानी को स्टोर करना है। तो अब जैसे ये वैक्यूल काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि हम पानी को स्टोर नहीं करेंगे, तो जब ये न्यूक्लियस फिर कहता है, जब ये नहीं मानता तो न्यूक्लियस किससे कहता है? कहता है लाइसोसोम से, भैया लाइसोसोम वैक्यूल जो है काम नहीं कर रहा है। तो जानते हो ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम वैक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप पूछोगे कि ऐसे में तो वैक्यूल भी है, सेंट्रोसोम भी है और लाइसोसोम भी है, तो कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा उसको? तो लाइसोसोम के अंतर्गत एक एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या होता है? किसी भी पदार्थ पर यदि किसी भी ऑर्गन पर यदि वह क्या कर दे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छिड़क दे, क्या कर दे? ऐसे ऐसे करके छिड़क दे, वो पार्ट तुरंत क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लाइसोसोम करता है। जैसे हमने बताया कि मान लो वैक्यूल काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपने में जो इसके अंदर क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को किसके ऊपर डाल देता है? वैक्यूल के ऊपर डाल देता है, जिससे वैक्यूल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक। वैक्यूल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फिर वैक्यूल जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? पानी को स्टोर कौन करेगा? जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि सेंट्रोसोम क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, पुनः निर्माण का काम करता है। तो वो सेंट्रोसोम क्या करेगा? फिर से पुनः निर्माण कर देगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए, अब आप एक क्वेश्चन जरूर सुने होंगे कि सेल के अंदर जो होता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आज समझ लो कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। देखिए, जैसे लाइसोसोम है, इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सेल का जितने भी पार्ट है, सारे के पार्ट, सारे पार्ट किस पे बैठ जाए? स्ट्राइक पे बैठ जाए कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो ये करता क्या है लाइसोसोम? ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है? खुद को फाड़ देता है। क्या होता है? खुद को फाड़ देता है। और खुद को फाड़ देने से इसके क्या होता है? लाइसोसोम के पूरा हाइड्रोलाइटिक पूरी कोशिका में क्या होता है? फैल जाता है, जिसके वजह से सारी की सारी ऑर्गन जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारा का सारा अंग क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जब ये खुद को फाड़ देता है, इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिससे सारे अंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक। इतना हमने समझ लिया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल सजीवों के जो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। और इकाई क्यों होती है? क्योंकि इसमें जीवन की सारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक। अब हमने बताया कि इसमें सेल का सबसे बड़ा भाग जो होता है न्यूक्लियस होता है। एक क्वेश्चन और याद आया, उसको भी लिख लेना आप सब लोग। एक क्वेश्चन होता है, जैसे सेल के अंदर का सबसे बड़ा भाग क्या है? केंद्रक है। तो सबसे छोटा भाग भी तो होना चाहिए। तो सबसे छोटा भाग क्या होता है? राइबोसोम। क्योंकि ये ऑर्गन लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये वैक्यूल, ये गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है न्यूक्लियस। ठीक। तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसे भी क्या कर दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। अब ये जब दो भागों में बटा, इसके भी पार्ट में छोटा छोटा पार्ट क्या हो जाता है? राइबोसोम। यानी कि सेल के अंदर का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? सेल के अंदर का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा भाग हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम, राइबोसोम।
तो चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार। कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं उपस्थित होती हैं, ठीक। और सेल का को इकाई क्यों कहा जाता है? सेल को इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसमें उपस्थित होती हैं। जैसे न्यूक्लियस क्या ये सबको ऑर्डर देता है, जिसके लिए इसको क्या कहा गया? केंद्रक कहा गया। और साथ ही साथ न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस ऑर्डर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने का काम करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक। ऊर्जा बन जाएगा तो कोई ना कोई तो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो गोल्जी बॉडी आ जाता है जो क्या करता है? ऊर्जा को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल। अब वैक्यूल का क्या काम करता है? मान लीजिए जिससे ऊर्जा को बनाया गया, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, उसके बाद स्टोर करना तो पानी चाहिए ना, तो पानी को कौन स्टोर करता है? वैक्यूल स्टोर करता है। कोई भी टूटा फूटा ऑर्गन है उससे रिकंस्ट्रक्शन का काम, पुनर्निर्माण करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, ठीक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और प्रोटीन बनाता है। कौन भाग बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और फैट जो बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक। और उसके बाद जो होता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिससे क्या होता है? ये पूरे के पूरे सेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वाले चैप्टर में। अभी और कुछ बाकी हैं जो आप सब लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।